आजकल जो सबसे कॉमन बीमारी है वो है मेंटल हेल्थ की। आपने सुना होगा आस-पास में भी या आपके आपके क्लासमेट्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, जो आपको बोलते दिख जाएँगे कि मुझे टेंशन है या मुझे स्ट्रेस है या डिप्रेशन में चला गया। आपने इस तरह की बातों को सुना होगा। जो ये मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि खराब होने के। लेकिन उनमें से एक कारण रिलेशन का भी है। उनमें से एक कारण क्या है? जो रिलेशंस का है। उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। रिश्ते कैसे हो सकते हैं? दोस्ती के हो सकते हैं या फैमिली के हो सकते हैं। या और भी कई टाइप के रिलेशंस हो सकते हैं। भैया समाज के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, ये रिलेशन भी हो सकते हैं। मतलब कि रिलेशन का अपने जीवन में एक अलग ही महत्व है और मैथमेटिक्स में भी रिलेशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज हम जो ये सोसाइटी वाला रिलेशन है इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम करेंगे बात मैथमेटिक्स में जो रिलेशन है उसके बारे में बात। तो चलिए करते हैं स्टार्ट कि रिलेशन मैथमेटिक्स में होता क्या है। अब रिलेशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। चलो मैं 2 सेट मान लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। मैंने एक सेट ले लिया ए, ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए। चलो इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके देख लेते हैं। ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए, कोई भी 2 लड़कियाँ ले ली, जैसे मैंने ले लिया नेहा और दूसरा ले लिया पीहू। ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट हो गए, कौन? नेहा और पीहू। और एक दूसरा सेट ले लिया बी सेट। बी सेट के अंदर मैंने ना बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया राम और एक ले लिया मोहन। 2 एलिमेंट इसके साथ ले लिए, ठीक है? देखो ये अलग सेट है, मतलब कि ये अलग सेट हो गया, ए अलग सेट हो गया और बी अलग सेट हो गया। फिर मैंने क्या करा, पेयरिंग करवा दी। नेहा की पेयरिंग किसके साथ करवा दी? राम के साथ करवा दी। तो कितनी पेयरिंग बन सकती हैं? जो ये पेयरिंग करवाई है, मैंने क्या करवाई है, पेयरिंग करवाई है। और पेयरिंग करवाने के बाद जो एक साथ लिख दिया, जो ऐसे लिखा है इसको मैथमेटिक्स में हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो ऐसे लिखा है इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? अब कितनी पेयरिंग बन सकती है ऐसे? जैसे करवा के देखो। और करवानी कैसी है, जो पहले नंबर का एलिमेंट होगा वो लेना है ए सेट से और जो दूसरे नंबर का एलिमेंट है वो लेना है सेट बी से। तो और कितनी पेयरिंग हो सकती है? जैसे नेहा की राम के साथ पेयरिंग होगी, या और क्या हो सकता है भाई, नेहा की किसके साथ पेयरिंग हो जाए? मोहन के साथ, ये भी हो सकता है। या फिर पीहू की राम के साथ हो सकती है, या फिर पीहू की मोहन के साथ भी हो सकती है। पीहू की मोहन के साथ भी पेयरिंग हो सकती है। ये हमने क्या करा दी, पेयरिंग करवा दी। और पेयरिंग करवाने के बाद जितनी भी पॉसिबल पेयरिंग थी वो सारा वो उन सभी का क्या बना दिया, मैंने एक सेट बना दिया। और इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आ गए? 4 एलिमेंट आ गए। एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया और एक एलिमेंट ये हो गया। जो हमने पेयरिंग करवाई है इस पेयरिंग को तो हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। और जितनी भी पेयरिंग पॉसिबल थी उन सभी का मैंने एक बना दिया सेट। उस सेट को बोलेंगे ए क्रॉस बी। उसको क्या बोलेंगे? ए क्रॉस बी। या हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आपको समझ में आ गया भाई, मैंने 2 चीज बताई आपको। क्या? एक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और दूसरी हो गई ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि कोई भी 2 अलग-अलग सेट के हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिए, वो तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर। और जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे उन ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट बना दिया। जितना भी बड़ा सेट बन सकता था वो सेट बना दिया और उस सेट को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है? तो ये था रिलेशन एंड फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक की जरूरत थी। चलो इसको एक बार मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में देख लेते हैं, अब इसको लिखेंगे कैसे? ठीक है? सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर, ये क्या होता है कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या ले लिया हमने? 2 सेट्स ले लिए, एक ए सेट ले लिया और एक बी सेट ले लिया। ए सेट के अंदर भी एलिमेंट है वो एम्प्टी नहीं है और बी सेट के अंदर भी एलिमेंट है वो भी एम्प्टी नहीं है। और जो एक हमने एलिमेंट मान लिया भाई ए सेट का, स्मॉल ए एलिमेंट बिलोंग करता है ए से और स्मॉल बी एलिमेंट बिलोंग करता है बी से, और इन दोनों का क्या करवा दिया, एक पेयर करवा दिया हमने। तो ए कोमा बी, तो इसको हम बोलेंगे एलिमेंट बोलेंगे। और जो ये ए और बी है इसके अंदर, इनको हम बोलेंगे कंपोनेंट, ठीक है? इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और ए कोमा बी नॉट इक्वल टू होगा बी कोमा ए के, ठीक है? और इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ए कोमा बी इक्वल टू सी कोमा डी है, तो वो इक्वल होगा ए इक्वल टू सी के एंड बी इक्वल टू डी। मतलब कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है? अब इसका एक देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है, इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा। चलो इसको 13 कर लेते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 13 है, इसको सोल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13 माइनस में 3 10, 10 डिवाइड बाय 2 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 5। ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अब ऑर्डर्ड पेयर की बात होगी, अब हम देख लेते हैं भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है सेट्स की मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमने क्या मान लिए? वही 2 नॉन एम्प्टी सेट्स मान लिए। इसको हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज, जो ये सिंबल है इसका मतलब होता है इज डिफाइंड एज। तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज करली ब्रैकेट स्टार्ट ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। वही बात हो गई क्या, कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर का हमने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। और जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं वो किस तरह से बनाए हैं? जो पहला एलिमेंट होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है? और लिख रखा है यहाँ पे ए और बी क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी से, सेट ए से सेट बी तक। और स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से और स्मॉल बी बिलोंग करता है कैपिटल बी से। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या? तो आपको समझ में आ गया भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है। अब कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? जो ए क्रॉस बी है वो नॉट इक्वल टू होता है बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि जो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट होंगे वो ए कोमा बी टाइप के होंगे और बी क्रॉस ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे बी कोमा ए टाइप के। मतलब कि इनका ऑर्डर मैटर करता है।
यहाँ पे पहले की पेयरिंग दूसरे के साथ करवाई है और यहाँ पे दूसरे की पेयरिंग पहले के साथ करवाई है, तो ये दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू 5 है तो वो कब पॉसिबल होगा, या तो जो पहला सेट है वो 5 हो, या फिर दूसरा सेट 5 हो, या फिर ये दोनों ही 5 हो, तब जाके वो 5 के इक्वल आएगा। और एन ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बी, मतलब कि ए सेट के अंदर मैंने मान लिया कितने एलिमेंट हैं, ए सेट के अंदर मैंने मान लिया भाई 2 एलिमेंट हैं, और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट मान लिए, उसके अंदर मान लिए 5। जो ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट होंगे वो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, 5 मल्टीप्लाई में 2 10। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है 3 और बी सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है 4, तो ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी 4 3 12, तो कितनी होगी 12। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब उसके बाद करते हैं हम रिलेशन की डेफिनेशन की, रिलेशन होता क्या है, करते हैं हम रिलेशन की। रिलेशन क्या होता है भाई, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं या दो क्वांटिटी हैं, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, वो आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने वो पीछे वाला एग्जांपल था उससे देख लेते हैं एक बार। जैसे क्या था, हमने ये एक रोज भी बनाया था, जैसे एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया मैंने, क्या बनाया था, नेहा और राम का क्या बना दिया, एक पेयर बना दिया। अब ये रिलेशन कब बनेगा, ये रिलेशन कब बनेगा, जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से किस तरह से रिलेटेड है। भाई नेहा इज सिस्टर ऑफ राम, मतलब कि नेहा का रिलेशन हो गया किसके साथ, राम के साथ हो गया, तो मतलब कि ये क्या बना गया, एक रिलेशन बन गया। तो ये होता है रिलेशन। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन की, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इसकी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, जो ए क्रॉस बी था, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट किस टाइप के थे, अपने एलिमेंट थे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट थे। मतलब कि जो पहला एलिमेंट था वो ए सेट से बिलोंग करता था और जो दूसरा एलिमेंट था वो दूसरे सेट से बिलोंग करता था। जो ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उन सभी के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं उन सभी को हम रिलेशन बोलेंगे, उन सभी को क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मान लिया ए सेट ले लिया 1,2,3, और ऐसे ही बी सेट क्या ले लिया, ए कोमा बी, बी सेट ले लिया ए कोमा बी। अब देखो ए की कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ ए किसके, एन ऑफ ए कितना है 3 और एन ऑफ बी कितना है वो है 2। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। हमने ऊपर पढ़ा था कि एन ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए कितना है 3 और एन ऑफ बी कितना है 2, तो 3 क्रॉस 2 कितना होगा 6। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 6 आएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ए क्रॉस बी क्या होगा। तो बनाओ पेयर, जो पहले नंबर पे एलिमेंट होगा ए सेट से आएगा 1 आ गया, तो 1 किसके साथ पेयर हो सकता है, ए के साथ पेयर हो सकता है, और 1 किसके साथ पेयर हो सकता है, बी के साथ हो सकता है। ऐसे ही 2 ए आ गया, 2 बी आ गया, और 3 ए आ गया, और 3 बी आ गया। ये क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब बात आती है रिलेशन की, रिलेशन को हम डिनोट करते हैं आर से। रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी कि जो ए क्रॉस बी के जितने भी पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं वो सारे ही रिलेशन होंगे, वो सारे ही क्या होंगे, रिलेशन होंगे। जैसे मैंने एक R1 लिख लिया, R1 के अंदर मैंने एलिमेंट लिख लिया 1 कोमा ए, जो ये लिखा है ये भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 इज रिलेटेड टू ए। भाई जो 1 एलिमेंट है वो ए से रिलेटेड है, वो किस तरह से रिलेटेड है वो ये रिलेशन डिफाइन करेगा, जो हमने ये डिफाइन कर रखा है। जैसे हम इस एग्जांपल पे चलते हैं जहां से हमने स्टार्टिंग की थी। मैंने बोल दिया भाई एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, भाई आर इज डिफाइन एज, आर मैंने इस तरह से रिलेटेड कर दिया कि मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया भाई ए कोमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की। और जो क्वेश्चन के अंदर हमें पता है भाई नेहा किसकी सिस्टर है, राम की सिस्टर है, तो जो आर रिलेशन हमने डिफाइन करा है, आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे, उसके अंदर सिर्फ यही एलिमेंट आएगा, क्योंकि नेहा क्या है, सिस्टर है राम की। मतलब कि नेहा इज रिलेटेड टू राम, और वो किस तरह से रिलेटेड है, सिस्टर है, वो इस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जैसे आर 1 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 इज रिलेटेड टू ए, वो किस तरह से रिलेटेड है, ये कैसे डिफाइन होगा, आर से डिफाइन होगा, भाई वो आर कैसे डिफाइन है। ठीक है, तो ये तो थी रिलेशन की बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं रिलेशन के टाइप, ये रिलेशन के टाइप। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। जो सबसे पहले रिलेशन होता है वो होता है एम्पटी रिलेशन, या हम इसको बोल देते हैं नल रिलेशन, और एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। जो नल रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, वो इस तरह से रिलेटेड होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ये होता है सबसे बड़ा रिलेशन, इससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता, सबसे बड़ा रिलेशन। और ये क्या होता है, सबसे छोटा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं आया, ये क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात कर लेते हैं भाई, एक सेट ले लिया ए, ए सेट के अंदर हमने वो लोग ले लिए जो कहाँ पे रहते हैं, यूएसए के अंदर रहते हैं। और जो बी सेट मैंने ले लिया, वो सेट क्या ले लिया, जो लोग रहते हैं इंडिया के अंदर। हम ए सेट के अंदर कौन से एलिमेंट डाल दिए हमने, जो यूएसए के अंदर लोग रहते हैं, और बी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट डाल दिए, जो इंडिया के अंदर लोग रहते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक क्रॉस बी निकालेंगे। एक क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा, जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं वो सारे बनेंगे। भाई पहला एलिमेंट किसका होगा, पहला एलिमेंट यूएसए का आएगा, मतलब कि पहले नंबर पे लोग किसके आएंगे, यूएसए के आएंगे, और जो दूसरे नंबर पे लोग हम किसके आएंगे, इंडिया के आएंगे। अब देखो मैंने दो रिलेशन डिफाइन कर दिए, एक R1 और एक क्या डिफाइन कर दिया, R2। R1 मैंने इस तरह से डिफाइन करा भाई ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग टू यूएसए एंड बी बिलोंग टू इंडिया, इस तरह से डिफाइन कर दिया। और दूसरा डिफाइन कर दिया ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग टू इंडिया एंड बी बिलोंग टू यूएसए।
ठीक है, जो R1 रिलेशन है, R1 रिलेशन के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, जितने भी A क्रॉस B के अंदर है वो सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि देखो पहला एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, यूएस से, और दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, इंडिया से। मतलब कि इसके अंदर तो पूरा का पूरा जो A क्रॉस B वाला सेट है वो आ जाएगा। तो R1 रिलेशन कैसा हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब R2 देखो, जो पहला एलिमेंट इसने क्या बोल दिया, इंडिया का, लेकिन पहला एलिमेंट तो किसका हो गया, वैसे का, मतलब कि R2 रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो R2 रिलेशन कैसा हो गया, नल रिलेशन हो गया, एम्प्टी रिलेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की, जो थर्ड टाइप का रिलेशन है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या बताता है भाई, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। और जैसे हमने मान लिया रिलेशन है वो डिफाइन कैसे है, ए सेट से ए सेट के ऊपर डिफाइन, इसको थोड़ा ठीक लिखते हैं। जैसे मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर, वो ए सेट से ए सेट के ऊपर ही डिफाइन है। ठीक है, मतलब कि जो ये आर है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, आर इज डिफाइन एज ए क्रॉस ए सच दैट ए बिलोंग टू ए फॉर और ए बिलोंग टू ए। ठीक है, मतलब कि जितने भी एलिमेंट हैं ए सेट के अंदर, जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करें और किसी के साथ रिलेट ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट डाल दिए 1,2, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे 1,1, 1,2, 2,1 और 2, लिया। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर, यहाँ पे आ गया 1,1, यहाँ पे आ गया 2,2। जो इस टाइप का रिलेशन होगा इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब कि जो एलिमेंट सिर्फ खुद के साथ ही रिलेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के रिलेशन की। अब जो सबसे तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो है, पहले नंबर पे है रिफ्लेक्सिव, और जो दूसरे नंबर पे है वो है सिमेट्रिक, और जो थर्ड नंबर पे है वो है ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है, ये भी डिफाइन होता है ए क्रॉस ए के ऊपर ही, ये ए से बी सेट के ऊपर डिफाइन हो सकता है, और ये भी ए से बी के ऊपर डिफाइन हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ए क्रॉस ए पे ही डिफाइन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये किस तरह से डिफाइन होता है, आर इज डिफाइन एज ए कोमा ए सच दैट ए बिलोंग टू ए और ऑल ए बिलोंग टू। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट खुद से ही रिलेट करने चाहिए। और जो ये आइडेंटिटी रिलेशन था, कहाँ गया, जो आइडेंटिटी रिलेशन था, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर यहाँ पे लिख लो आप, ओनली आएगा, यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, ओनली। जैसे आर था ये हो गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी है, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव, ये जो आर था ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। और जैसे मैंने आर वन लिख लिया, ये क्या लिख लिया 1,1, 2,2, और यहाँ पे लिख लिया 1,2। जो ये आर वन रिलेशन है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये सिमेट्रिक रिलेशन तो होगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओनली वर्ड है, सिर्फ ये एलिमेंट आने चाहिए जो खुद के साथ रिलेट करते हैं, वही इस रिलेशन के अंदर आने चाहिए, दूसरे वाले इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या है, जो खुद के साथ रिलेट करते हैं वो इसके अंदर आने चाहिए, बाकियों से इसको कोई मतलब नहीं, कोई भी आ सकता है। जैसे हम एक सेट लिख लेते हैं, वही जो पीछे एग्जाम्पल देखा था हमने, वही हो गया। जैसे आर वन है, क्या था 1,1 और 2,2 लिख लिया हमने, और लिख लिया 2,1, और ए सेट हमने क्या मान रखा है 1,2 टाइप का मान रखा है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक क्या होता है, इसके अंदर होते हैं एलिमेंट इस टाइप से, जैसे इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, तो देन जो बी कोमा ए है वो भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि आर इज डिफाइन एज ए कोमा बी सच दैट इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। यदि ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए कोमा भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से डिफाइन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात आती है ट्रांसिटिव, ये किस तरह से डिफाइन होता है, ये होता है इस तरह से, इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कोमा सी भी आर से ही बिलोंग करता है, देन जो ए कोमा सी है वो भी आर से ही बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे हमने उसके अंदर एलिमेंट हो गया भाई, ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट हो गया उसके अंदर, और बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट हमें मिल गया, तब जाके हमें चेक करना है कि क्या उसके अंदर ए कोमा सी एलिमेंट है, यदि है तो वो ट्रांसिटिव रिलेशन होगा, वरना वो ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आगे समझ में आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और उसके बाद कौन सा था, ट्रांसिटिव। अब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, प्लस में सिमेट्रिक भी हो, और प्लस में ट्रांसिटिव भी हो, जो ये तीनों रिलेशनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, उस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये था रिलेशंस एंड उसके टाइप्स, सिर्फ इसके अंदर इतना ही है। तो चलो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसका। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया भाई, एक सेट दे दिया ए सेट, ए सेट क्या है, नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर इज डिफाइन एज सच दैट ए कोमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इवन नंबर, ए प्लस बी क्या है, इवन नंबर है। और ये किस तरह से है, एंड ए कोमा बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो चेक करते हैं भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। तो सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट होंगे, और ए प्लस बी क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। वैसे इसको एक बार जर्नली लिख के देखो क्या क्या एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। क्या इसके अंदर 1,1 आएगा, क्या इसके अंदर 1,1 आएगा, हाँ आएगा इसके अंदर 1,1। क्यों, क्योंकि 1 + 1 कितना हो गया 2, और 2 क्या है, इवन नंबर है। क्या इसके अंदर 1,2 आएगा,
1,2 इसके अंदर आएगा, आर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, वो नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये क्या आएगा, 1,3 आएगा, क्योंकि 3 और 1 कितना होगा, 4। इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसके अंदर रिलेशन के अंदर। अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो, इसके अंदर एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जो खुद के साथ रिलेट करें। हमें चेक करना है कि क्या, हमें ये चेक करना है क्या ए बिलोंग करता है आर से, हमें इसका जवाब चाहिए। अब देखो ए कब बिलोंग करेगा, जब ए आर से कब बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा बताओ। देखो आर किस तरह से डिफाइन है, ये कब बिलोंग करेगा, जब इन दोनों का जोड़ क्या हो, इवन नंबर हो, तब बिलोंग करेगा। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके देखो, तो ए प्लस में ए कितना हो गया, 2a हो गया। और 2a क्या है, 2a इज इवन नंबर है। 2a क्या होता है, इवन नंबर हो गया, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल हो गया। और यदि ये 2 का मल्टीपल हो गया तो ये इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर हो गया तो ए किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो हम क्या लिख देंगे, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग टू आर, ये रिलेशन से बिलोंग कर गया। क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं, कोई भी जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे 10 ले लिया, 10 प्लस में 10 20 हो गया। 20 क्या है, नेचुरल नंबर है, सॉरी 20 क्या है, नेचुरल नंबर तो है ही, और साथ में क्या है, वो इवन नंबर है। और वो क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर होते ही ये किससे बिलोंग कर गया, रिलेशन से बिलोंग कर गया। तो ये जो ये रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने की। अब किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है इफ ए कोमा बी बिलोंग टू आर। यदि ए कोमा बी आर से बिलोंग करता है, देन फिर हमें चेक करना है बी कोमा ए रिलेशन से बिलोंग करता है या नहीं। यदि वो करेगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, वरना सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से। अब देखो जब ए कोमा बी आर से बिलोंग करेगा तो ए प्लस बी क्या होगा, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर को क्या लिख सकते हैं हम, टू टाइम्स कुछ भी लिख सकते हैं, टू टाइम्स लिख सकते हैं, टू टाइम एम लिख लिया। और जब हमें पता है भाई ए प्लस बी भी 2m के इक्वल है, और जो ये एडिशन है, एडिशन क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। एडिशन क्या होता है, कॉम्पिटेटिव होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए इसके इक्वल हो गया, 2m के इक्वल हो गया। अब बी प्लस ए 2m के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब बी प्लस ए भी क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो बी कोमा ए है वो भी किससे बिलोंग करेगा, आर से बिलोंग करेगा। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रांसिटिव की, थर्ड टाइप वाला। वो क्या बोलता है, वो बोलता है भाई इफ ए कोमा बी बिलोंग करता है आर से, एंड और क्या बोलता है वो, बी कोमा सी बिलोंग करता है आर से, तब जाके हमें चेक करना होता है क्या कि क्या ए कोमा सी भी आर से ही बिलोंग करता है, नहीं करता। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी दोनों बिलोंग करते हैं आर से, तभी चेक करेंगे। अब देखो जब ए कोमा बी आर से बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, इवन नंबर होगा। और इवन नंबर को हम नोट करते हैं टू टाइम्स कोई भी इंटीजर। तो एम मान लिया हमने, और एम किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। और ऐसे ही बी कोमा सी भी आर से बिलोंग करता है, तो बी प्लस सी क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। और कैसा इंटीजर होगा, इवन नंबर का इंटीजर होगा। तो बी प्लस सी किसके इक्वल मान लिया हमने, 2n के इक्वल मान लिया। और यहाँ पे लिख लेते हैं जो mn है वो किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जो ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन क्या थी, सेकंड थी, इन दोनों को अब हम क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन कितनी थी, a प्लस बी इक्वल टू 2m, और सेकंड इक्वेशन थी b प्लस सी इक्वल टू 2n। तो ये क्या बन गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2m प्लस 2n, इस टाइप से बन गई। और अब देखो, अब मैंने क्या कर लिया, 2b प्लस में c और प्लस में a किसके इक्वल आ गया, 2 कॉमन ले लिया, m प्लस n के इक्वल आ गया। अब ये देखो और क्या बन गई, a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू एम प्लस एन, और माइनस में क्या हो गया, 2b। और इसका मतलब ये a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 2 और कॉमन ले लिया, m प्लस एन माइनस में b के। अब देखो a प्लस सी भी क्या आ गया, 2 का मल्टीपल आ गया, और 2 का मल्टीपल आते ही ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो इसका मतलब a कोमा सी भी किससे बिलोंग करेगा, आर से। a कोमा सी किससे बिलोंग करेगा, आर से। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन था वो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, और सिमेट्रिक भी हो गया, और ट्रांसिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब जो ये आर है ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिलेशन का टॉपिक तो हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे फंक्शंस का। तो आज तो नहीं हो पाएगा फंक्शन का, हम करेंगे कल को।